हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 3 टाइप्स के मैकेनिज्म के थ्रू वो होता है। उसमें फर्स्ट में एडिशन एलिमिनेशन, सेकंड एलिमिनेशन एडिशन, बेंजाइन मैकेनिज्म, और थर्ड था डाइazonium साल्ट। हम डिस्कस कर चुके थे एडिशन एलिमिनेशन, जिसमें हमने देखा था कि कैसे न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन होती है और वहां से लिविंग ग्रुप लीव करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। आज हम देखेंगे कि एलिमिनेशन एडिशन क्या है, बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे बनता है और उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, और देन फिर देखेंगे डाइazonium साल्ट कैसे बनता है और डाइazonium साल्ट से कैसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे कर सकते हैं। बेंजाइन मैकेनिज्म के अंदर टू मैकेनिज्म हैज been proposed by for nucleophilic aromatic substitution, one of which involve a benzene as the intermediate, therefore is called a benzene mechanism. This type of mechanism occur only aryl halide that have no activating group, strong base are required. अब इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस और हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया मैंने, कि स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए होता है। और इनकमिंग ग्रुप डज नॉट ऑलवेज टेक ए पोजीशन बाय द लिविंग ग्रुप। वो कहता है कि वहां जहां से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो उसी जगह पे आ जाए जिस जगह से लिविंग ग्रुप लीव करता है। अब बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए जरूरी है कि हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें और टेम्परेचर हाई यूज करें, और लिविंग ग्रुप जो है इसके अंदर मोस्टली हैलोजन टाइप जैसे क्लोरीन है, मोस्टली ये क्लोरीन को हम लेके आते हैं, इसको यहाँ से लीव करते हैं। अब हमारे सामने एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें सोडा अमाइड सॉल्वेंट और अमोनिया हमने यूज किया है। सोडा अमाइड स्ट्रॉन्ग बेस, ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अब इसका मैकेनिज्म जरा देखिएगा, स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 के अंदर हम देखते हैं कि सोडा अमाइड जो है वो बेंजीन से यहाँ से, क्योंकि बेंजीन ये sp2 है, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइजेशंस है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशंस है, सारे कार्बन्स की बेंजीन की सारी sp2 हाइब्रिडाइजेशंस है। ये सोडामाइड जो है यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। ये क्लोराइड आयंस निकल गया है और ये सोडामाइड का ये अमोनियम बन गया है। अब ये बेंजाइन मैकेनिज्म है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, और इसको याद रखिएगा कि आपने इसको sp हाइब्रिडाइज नहीं करना। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज हो जाती है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये स्टेप 2 के अंदर कि हमारे पास अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये अमोनिया यहाँ पर अटैक कर सकता है, ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, और ये अगर हम देखें तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने बात की थी, इनकमिंग जो ग्रुप है वो ये जरूरी नहीं है जिस जगह से लिविंग ग्रुप लीव करे, जिस जगह से लिविंग ग्रुप लीव करे वहां से ये निकले, ठीक है। ये दूसरी जगह से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। अभी हम देख रहे हैं, ये देखिएगा लिविंग ग्रुप तो इस जगह से निकले था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने इस जगह से भी अटैक कर सकता है और इस जगह से भी अटैक कर सकता है। जब यहाँ से ये अटैक करता है तो ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला जो लॉन पेयर है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ से अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएंगे। अब स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या होना चाहिए? स्टेप 3 के अंदर ये जो अमोनिया है यहाँ से ये एक प्रोटॉन को ये नेगेटिव चार्ज ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि अमोनिया जब इसके साथ अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल तो पॉजिटिव 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसने अपना एक प्रोटॉन को यहाँ से लीव करना है, वो लीव करेगा और वो प्रोटॉन इस जगह पे आ जाएगा और ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से अटैक किया हुआ है तो प्रोटॉन इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट होगा। अगर ये इस पोजीशन पे आया हुआ है जहाँ से मैं एरो को शो कर रहा हूँ तो प्रोटॉन को यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और ये आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल होगी। हमारे पास ये भी प्रोडक्ट बना है। ये प्रोडक्ट कौन सा है? आर्थो प्रोडक्ट है, दिस इज अ मेटा प्रोडक्ट है, और इनकी क्वांटिटी आई थिंक इक्वली होगी। हम इसकी क्वांटिटी को नहीं कह सकते कि ये इसके ऊपर बेस नहीं करती, ये क्वांटिटी इस ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट को बेस नहीं करती। ये किसके ऊपर बेस करती है? ये बेस करती है बेंजाइन के ऊपर। बेंजाइन के ऊपर फ्री पोजीशन है, वहां पर भी अटैकिंग पॉसिबल है, यहाँ पर भी अटैकिंग पॉसिबल है।
यहाँ अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर वो अटैक यहाँ पे करता है तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स के अंदर बनेंगे। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, ये जो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजाइन बना है, आपने इसको sp हेपेटाइज नहीं कर देना। ठीक है, ये sp2 है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज ये बनती है। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम इसको बोलते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होते हैं जैसे कार्बीन है, जैसे नाइट्रीन है, इसी तरह बेंजाइन भी है। इसलिए बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे कर सकते हैं। डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप, बेस सब्सट्रैक्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन फॉर्म में बेंजीन रिंग एंड लिविंग ग्रुप लीव द रिंग। अब ये देखिएगा हमारे सामने है, ये बेस हुई इसी तरह, ताकि आपको यहाँ से ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा वाइड है इसके अंदर। देन हम ये देखते हैं द सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन विच आर ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना है। और ये थर्ड के अंदर हम देखते हैं बेंजाइन। ठीक है जी, रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द लिक्विड अमोनिया एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। इसके अंदर हो जाती है ये आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स है। एग्जांपल के अंदर आप देख लें कि हैलोजन्स के अंदर ब्रोमीन को भी हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, आर्थो प्रोडक्ट भी इसके अंदर हमें मिल रहा है और बेटा का प्रोडक्ट भी हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह हम फिनोल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, अगर मैं हाई टेम्परेचर के अंदर करूं तो वहां से क्लोरीन को रिमूव करके हाइड्रोक्सिल एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। ये बड़ा मशहूर एक्शन है। और मोस्टली जो है फिनोल को हम देखते हैं बनाने के लिए बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। देन क्लोरोबेंजीन जो है उसको हम फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा हम काम करेंगे, उसके ऊपर हम कौन सा काम करेंगे भाई, कि हम हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको करेंगे जिससे क्लोरीन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो उसके ऊपर अटैक करेगा और वो क्लोरोबेंजीन को फिनोल के अंदर कन्वर्ट करेगा। We use intermediate for nucleophilic aromatic substitution for the aryl diazonium salt. Diazonium ion form a stable adduct with certain nucleophilics such as scandiamine and sulfide anion. Diazonium ion form a stable adduct with certain nucleophilic files such as scandiamine and sulfide ions. ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज ये प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइंस को हमने डाइजोनियम साल्ट के अंदर ये कन्वर्ट करके ये किया हुआ, ये डाइजोनियम साल्ट बनने के बाद दिस इज डाइजोनियम साल्ट है। अब डाइजोनियम साल्ट के अंदर ये N2 है, नाइट्रोजन है, ये हाई, ये गुड लिविंग के तौर पर काम करती है, जैसे ये गुड लिविंग के तौर पर निकलती है और बेंजीन को अराइल कटाइन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। दिस इज अराइल कटाइन। अब इस अराइल कटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस पोजीशन। तो यहाँ पे इजीली वो अटैक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी बेंजीन को पहले हमें प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना होगा, देन उसका डाइजोनियम साल्ट बनाना होगा। देन डाइजोनियम साल्ट को हम जब रिएक्ट करेंगे, डाइजोनियम साल्ट जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है और ये इसको लो टेम्परेचर भी हम सेव कर सकते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल्स में मोस्टली हम करते हैं। प्रैक्टिकल्स में भी हम इसको डाइजोनियम साल्ट बना के इसके डाइज वगैरह बनाते हैं। तो इसको हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में हम करते हैं। हम आगे देखेंगे ये डाइजोनियम साल्ट बनेगा कैसे। इसके लिए हम प्राइमरी अमाइन के अंदर सोडियम नाइट्राइट और कोई भी हम एसिड उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो आगे कैसे काम करता है। ये फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। ठीक है जी, ऊपर वाला अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो ये हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट होगा। ये मैं अभी डिटेल से आपको इसको दूसरी स्लाइड से बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर नाइट्रिक सोडियम नाइट्राइट है और दूसरा हमने HCl इसके अंदर यूज किया हुआ है। यहाँ से आपको शायद इतना क्लियर ना हो, लेकिन दूसरी जगह से मैं आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। ठीक है, दिस इज ए नाइट्रोसोनियम आयन। ये नाइट्रोसोनियम आयन जो है ये फर्स्ट स्टेप के अंदर दिस इज ए प्राइमरी अमाइंस, दिस इज ए, ठीक है जी, ये एरोमेटिक अमाइंस है। ये अब एनालीन है, एनालीन के साथ नाइट्रोसोनियम आयन ये यहाँ पे अटैक करेगा इस जगह से, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। देन स्टेप 2 के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। वो प्रोटॉन किससे ट्रांसफर होगा, वो प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा। ये NH2 है, इसके
इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, ये प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा, वो ट्रांसफर किस जगह करेगा, वो ट्रांसफर इस जगह करेगा। ये आपके सामने है, ये वाला लॉन फिर यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। और ये क्लोराइड आपने इसके साथ जरूर लिखना है, ये वाला क्लोराइड इसके साथ ही आएगा नाइट्रोसोनियम आयन के। एंड देन इसके बाद अगर हम देखते हैं फिर प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन यहाँ से सब्सट्रैक्ट हुआ या ट्रांसफर हुआ था, और इस स्टेप के अंदर हम स्टेप 3 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दूसरा प्रोटॉन जो होगा वो भी यहाँ से ट्रांसफर हो गए इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएगा और ये वाटर बन जाएगा। तो ये गुड लिविंग के तौर पर करेगा और ये लोन फिर यहाँ जाएगा ताकि नाइट्रोजन के दरमियान जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो, और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ से लीव करेगा। लीव करने के बाद जो पीछे आएगा इसको होगा डाईएजोनियम, और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज इसके साथ होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है नाइट्रोजन पे, तो ये डाईएजोनियम साल्ट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज ए हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। तो हम इस रिएक्टिव स्पीशीज को हम यूज करेंगे और रिएक्टिव स्पीशीज में ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये N2 की फॉर्म में गुड लिविंग के तौर पर निकलेगा और यहाँ पे कैटाइन एराइल कैटाइन बनाएगा इस जगह पे जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ। वो हाईली रिएक्टिव होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए। अब ये देख लें नाइट्रोसोनियम आयन की जनरेशन में आपको दोबारा दिखाऊंगा, पहले मैं ये स्लाइड पूरी कर लूँ, देन नाइट्रोसोनियम आयन की स्लाइड्स दोबारा भी आपको। अब इसका मैकेनिज्म है, अब ये देख लीजिएगा मैकेनिज्म के अंदर दिस इज ए डाइजोनियम साल्ट। अब ये डाइजोनियम साल्ट में नाइट्रोजन निकली है, तो ये एरो यहाँ पे लगाना चाहिए था, ये पॉजिटिव, और ये अराइल कैटाइन, दिस इज अराइल कैटाइन। इस अराइल कैटाइन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस पोजीशन, यहाँ पे अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाया डाइएजोनियम साल्ट। ठीक है, ये भी मेथड है, ये ऐसा मेथड है कि फॉर एग्जांपल मुझे कहो कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप लेके आए तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन, देन नाइट्रोबेंजीन को हम रिडक्शन करके उसको हम क्या करेंगे, ये एनालीन के अंदर लेके आएंगे, अमाइन बनाएंगे, एरोमेटिक अमाइन बनाएंगे, और देन उसको हम डाइएजोनियम साल्ट, दिस इज डाइएजोनियम साल्ट, और उस डाइएजोनियम साल्ट से हम आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस हम इसके अंदर करेंगे। अब देखिएगा ये भी इसका एक मैकेनिज्म है, फॉलोइंग कोलैप्स ऑन द डक्ट विद लूज ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर जनरल मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डक्ट फॉर्मेशन। डक्ट फॉर्मेशन के अंदर है, लेकिन ज्यादा समझने के लिए वो ज्यादा बेहतर है जो आप पीछे से को देख के आए हैं कि भी डक्ट फॉर्मेशन है, न्यूक्लियोफाइल जो है पहले इनके साथ अटैच हो जाता है, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटता है और ये हाइट जो होता है वो, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस अराइल कैटाइन के ऊपर अटैक कर देता है। अब इसकी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट है, आप देखते हैं कॉपर क्लोराइड है, यहाँ पे हमने कॉपर क्लोराइड है, कॉपर ब्रोमाइड है, कॉपर साइनाइड है, क्लोराइड है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, ये हमारे पास डाइजोनियम साल्ट है। और डाइजोनियम साल्ट के अंदर जैसे ही हम कॉपर ब्रोमाइड का एडिशन करेंगे यहाँ से क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पोजीशन पे आएगा और ये क्लोरोबेंजीन बना देगा। इसी तरह कॉपर ब्रोमाइड है, ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमोबेंजीन बना देगा। इसी तरह साइनोबेंजीन जो है, यहाँ से अगर हम देखें साइनाइड इज नेगेटिव और कॉपर पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर यहाँ काम करेगा और साइनोबेंजीन जो है वो आपका बना देगा। ये जरा देखिएगा, मैं ये आपको वाया डाइएजोनियम साल्ट का है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, प्रेपरेशन ऑफ मैकेनिज्म है इसकी। हमारे पास ये दिस इज ए सोडियम नाइट्राइड, दिस इज ए सोडियम नाइट्राइड को हमने ये लिखा हुआ है सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड की हम कर रहे हैं, ये देखें ये एरो का मतलब है कि ऊपर वाले का है, ये प्रोटोनेशन ऑफ द सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड की हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं वाया एसिड। HCl हम डाल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, HCl हमने इसके अंदर ऐड किया है और ये बना नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ये किससे जनरेट हुआ है, सोडियम नाइट्राइड से। ये फिर हमने नाइट्रस एसिड दिखा, नाइट्रस एसिड की हम देन प्रोटोनेशन करते हैं जो हमने यहाँ लिखी हुई है सेकंड स्टेप में, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की देन प्रोटोनेशन करेंगे जो हमारे पास ये है, ये क्या है, प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड। ठीक है जी, प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड है। देन ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड जो है इसको हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन बाय डिहाइड्रेटिंग ऑफ द प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे जी, नाइट्रस एसिड को हम ये जो दो प्रोटोनेशन हुई थी इसमें से इसका वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो हमारे पीछे जो
बचेगा वो नाइट्रोसोनियम आयंस बचेगा। देन रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोसोनियम आयन विद प्राइमरी अमाइंस। अब हम देखेंगे प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्शियरी से, क्या हम तीनों से हम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन विद प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से हमने देखा ये फर्स्ट स्टेप जो है नाइट्रिक एसिड के साथ हो किया है। देन अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट में वो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो लीव करेगा और ये ऑक्सीजन पे आएगा। दिस इज ये देख लीजिएगा आपने यहाँ पे आ गया है। देन अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे बेंजीन के डबल बॉन्ड जिससे है वो आप ऐड कर सकते हैं। देन फिर हम यहाँ देखते हैं कि एक प्रोटॉन फिर यहाँ से सब्सट्रैक्ट होगा और ये वाले नाइट्रोजन का ये प्रोटॉन निकलेगा और इस जगह आ जाएगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल जैसे यहाँ से निकलेगा, ये देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से लीव किया है और ये आपके बैक क्या आ गया है जी, डाइअमोनियम साल्ट। ठीक है, ये डाइअमोनियम साल्ट। इसके लिए जरूरी है कि जो नाइट्रोजन है आपके पास अमाइंस है उसके पास दो प्रोटॉन का होना जरूरी है, देन ही हम डाइअमोनियम साल्ट बना सकते हैं। अगर हमारे पास वो दो से कम है प्रोटॉन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर लगे हुए तो फिर डाइअमोनियम साल्ट का बनाना इजी नहीं है, बल्कि वो बनेगा नहीं। आप उसकी एग्जांपल हम सेकेंडरी अमाइन, एरोमेटिक अमाइन और टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ डाइज़ोनियम आयन अनस्टेबल हाई टेंपरेचर सो द रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, अब रिएक्शन विद नाइट्रोसोनियम आयन विद सेकेंडरी अमाइन। अब नाइट्रोसोनियम आयन को हम सेकेंडरी अमाइन एरोमेटिक देखते हैं जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन इसके अंदर मौजूद है। हम देखते हैं नाइट्रोसोनियम आयन इसके ऊपर अटैक किया है, अब ये जो प्रोटॉन है ये लीव करके इस जगह है। अब आप देखेंगे सेकंड स्टेप के अंदर अगर और से जरा देखिएगा, ये देखें डी ये हमने किया है, अब ये डीप्रोटोनेशन हुई है, यहाँ से ये प्रोटॉन निकला है ये वाला, इससे एन मिथाइल एन नाइट्रोसो एनालीन नाइट्रोसो अमाइंस बन गया, ये नाइट्रोसो अमाइन बन गया। This mechanism with the secondary amine is similar to that of the primary amine, but due to the having only one proton reaction stop at a नाइट्रोसोअमाइंस। ठीक है जी, क्या होगा रिएक्शन जो होगा वह नाइट्रोसोअमाइन तक जाके रुक जाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन यहाँ तक ही पॉसिबल है जब हम सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन यूज करेंगे, हम नाइट्रोसोअमाइन तक ही रिएक्शन को करेंगे। इसका डाइएजोनियम साल्ट फर्दर डाइएजोनियम साल्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास कोई ऐसा प्रोटॉन नहीं है जो वो प्रोटॉन ऑक्सीजन पे आए और वाटर का मॉलिक्यूल निकले और यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो सके और जो N2 की फॉर्म के अंदर लीव करके एराइल केटाइन बना सके। अब एराइल केटाइन नहीं बन सकता जब तक डाइएजोनियम साल्ट ना बनेंगे और सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास नाइट्रोसोअमाइन तक ही बनेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर रिएक्शन विद टर्शियरी अमाइन अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर तो भाई है ही प्रोटॉन्स नहीं है, तो उसमें अब क्या होगा, उसके पास हमारे पास ये देख लीजिए पी नाइट्रोस एन डाइमिथाइल एनालीन है हमारे पास। ठीक है जी, ये नाइट्रोसोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास कोई भी नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटॉन नहीं है जो डाइअजोनियम साल्ट जनरेट कर सके। इसमें क्या होगा, एक तो नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे अटैक करेगा और दूसरा ये वाला इसकी इस पोजीशन पे भी एज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा जो 85% है। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड डाइअजोनियम साल्ट बनेगा नहीं जब हम टर्शियरी अमाइन को यूज करेंगे या सेकेंडरी अमाइन को यूज करेंगे। इसका मतलब है कि हम एरोमेटिक अमाइन, कौन सी एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी करेंगे जैसा कि एनालीन टाइप्स के डेरिवेटिव है, अगर हम उसके यूज सेकेंडरी यूज करेंगे या टर्शियरी करेंगे तो देन वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और इसकी रीजन क्या है कि वहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, उसके लिए डाइअजोनियम साल्ट बनाने तक 2 प्रोटॉन जो है या 2 हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर होना जरूरी है। इसका देख लीजिएगा ये नहीं है। सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है, हमने देन फर्दर इसको देखा है कि ये डाइअजोनियम साल्ट बने हुए हैं। देन हमारे सामने है कॉपर ब्रोमाइड से हमने ट्रीट किया है, देन ये निकल गया है और ये ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, साइनाइड है, देन ये आयोडाइड है, ये हमारे पास HF। ये देख लीजिएगा ये सारे रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया डाइअजोनियम साल्ट। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन डाइअजोनियम आयंस। डाइअजोनियम आयन इज स्टेटेड अर्लियर एज स्टेबल 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको
लिखेंगे बट व्हेन दे आर वार्म अप रूम टेम्परेचर इन द presence of the water then OH group will be replaced on diazonium ion. This is a convenient method for formation of phenols. उसने कहा जी कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस तक तो ठीक है, अगर हम इसको ज्यादा वार्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी रिप्लेस ऑन डाइजोनियम आयन, और वो डाइजोनियम आयन को रिप्लेस करेगा और बेंजीन को क्या बना देगा, फिनोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमें जरूरी है कि हम उस रिएक्शन मिक्सचर को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रखें। अगर हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो क्या होगा, वाटर के अंदर जो मौजूद हाइड्रोक्सिल है वो उसके ऊपर रिप्लेस करके उसको डाइसोनियम को फिनोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन इसी तरह ये देखिएगा, ये रिएक्शन नीचे आया हुआ है, ये डाइसोनियम है, वाटर है, रिप्लेस करेगा और ये आपका फिनोल बना देगा। देन आगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद डाइसोनियम ग्रुप, हाइड्रोजन विद रिप्लेस डाइसोनियम ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरिक एसिड। अगर हम डाइसोनियम को फास्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो डाइसोनियम को किस में कन्वर्ट करेगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर। ये देखिएगा आपके सामने बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया है, तो ठीक है जी। यहाँ पे फास्फोरिक एसिड इसका भी मैकेनिज्म है, इसका H जो होगा वो इस डाइसोनियम साल्ट को रिप्लेस करके ये अराइल कटायन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ से H जो होगा वो वहाँ पे रिप्लेस उसको कर देगा। अब हमारे पास ये सामने हमारे पास है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन है हमारे पास। अगर ये मौजूद है, हम एनालीन की ब्रोमिनेशन करते हैं, एनालीन की हमने ब्रोमिनेशन की है, ब्रोमिनेशन करने के बाद हम इसको डाइसोनियम साल्ट बनाते हैं, सोडियम हाइड सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl भी यूज करते हैं, HBr यूज करेंगे इन द एट 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ये डाइसोनियम साल्ट बनेगा। इसके अंदर फास्फोरिक एसिड हम यूज करेंगे, तो ये हमारे पास 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन जो है वो हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डाइसोनियम साल्ट भी पॉसिबल है। इससे भी फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, हम इजीली बना सकते हैं, बेंजीन से फिनोल बना सकते हैं, बेंजीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं। इसी तरह बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से सियानोबेंजीन बना सकते हैं, उसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह और भी हम कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसके ऊपर वाया डाइसोनियम साल्ट हम कर सकते हैं।